हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के हमारे 5 क्लास हमारी हो चुकी हैं। इसको हमने आपके बीपीएससी 4.0 और ईएमआरएस को देखते हुए, यूपी टीजीटी पीजीटी को देखते हुए हमने एक टारगेट बैच आपके लिए बनाना है। जैसे आपका बीपीएससी 4.0 अभी आया नहीं है, तो बीपीएससी 4.0 मान लीजिए दिसंबर के लास्ट तक आता है, तो उसका एग्ज़ाम आपका मार्च तक चला जाएगा। ये मार्च भी आने के आप ये मार्च का भी वर्क चल रहा है, तो वो भी जनवरी तक उसके भी फॉर्म आने की संभावना है। तो उसका भी एग्ज़ाम आपका मार्च अप्रैल तक रहेगा। और टीजीटी पीजीटी की डेट आ ही चुकी है, तो उसका भी एग्ज़ाम आपका अप्रैल पे होगा। ठीक है, तो इन 3 एग्जामों को टारगेट करके ये आपका हिंदी साहित्य का कंप्लीट बैच आपको, जिसमें हमने टारगेट रखा है 100 डेज का। तो 100 डेज पे हमको हिंदी साहित्य पूरी कवर करनी है। तो 5 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और हमारा छठवां क्लास है। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। और इस काल विभाजन में हम जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखेंगे, मिश्र बंधु के अनुसार देखेंगे, और आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखेंगे। मतलब जिनके भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट लेखक हैं, जिनके जिनके अनुसार या जिन लेखकों के अनुसार आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन सभी लेखकों के बारे में आज हम बात करेंगे कि उन्होंने काल विभाजन को किस प्रकार से बांटा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को ज़रूर देखिए, और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपको सपोर्टिव लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे परिवार का, आद्या एकेडमी परिवार का आप हिस्सा जरूर बनिए। चलिए आते हैं हम अपने वीडियो पर। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन हम पढ़ रहे हैं। क्या हमारा चैप्टर है आज? हिंदी साहित्य का काल विभाजन। और इस काल विभाजन के पिता किसे माना जाता है? तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में काल विभाजन का कार्य जो किया था, वो किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने अपने साहित्य में, अपनी पुस्तक पर उन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन को 12 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 12 भागों में इन्होंने काल विभाजन को विभाजित किया था। तो इसीलिए काल विभाजन के पिता माने जाते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। किसे माने जाते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन को हम काल विभाजन के पिता मानते हैं। अब दोहरा नामकरण पद्धति के आधार पर दोहरा नामकरण पद्धति के आधार पर दोहरा नामकरण क्या है? दोहरा नामकरण का मतलब है कि हर एक काल विभाजन को के 2 नाम देना। ठीक है, एक नाम उसको और दे देना, इसे ही कहते हैं दोहरा नामकरण पद्धति। जैसे आदिकाल का नाम एक और है, क्या है? वीरगाथा काल भी उसे कहा गया है। ठीक है, आदिकाल को एक और नाम वीरगाथा काल भी कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार दोहरा नामकरण की जो पद्धति थी, वो इसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम काल विभाजन का पिता मानेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि काल विभाजन के पिता कौन है, तो आपके जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछे कि दोहरा नामकरण पद्धति के आधार पर काल विभाजन के पिता किसे माना जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। अब हम काल विभाजन देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन को किस प्रकार बांटा था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन को 12 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 12 भागों में। और उन सारे 12 भागों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला भाग हो जाएगा चारण काल। क्या हो जाएगा? चारण काल। और चारण काल को ही वीर काल भी कहा गया है, वीरगाथा काल भी कहा गया है। और वीरगाथा काल को चारण काल नाम किसने दिया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। और आचार्य राम कुमार वर्मा ने भी वीरगाथा काल को चारण काल नाम दिया है। क्योंकि आचार्य राम कुमार वर्मा, किसने? आचार्य राम कुमार वर्मा ने वीरगाथा काल को 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा था, जिसमें से एक भाग उनका चारण काल भी था। तो चारण काल के अनुसार जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल वीरगाथा काल को कहा। और इन्होंने कब से कब तक माना? तो 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक इन्होंने चारण काल माना है। कितना? 700 से 1300 ईस्वी तक चारण काल माना है। दूसरा है 15वीं शताब्दी के धार्मिक पुनर्जागरण। क्या हो जाएंगे?
15वीं शताब्दी के धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा आपका आ जाएगा जायसी का प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता तीसरा। चौथे में आ जाएगा कृष्ण ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय। तो ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय का इन्होंने काल विभाजन जो किया था वो 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी के मध्य किया था। फिर आपका मुगल दरबार, मुगल पांचवा है आपका मुगल दरबार। छठवां आपका तुलसीदास हो जाएगा। सातवां आपका हो जाएगा रीति काव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सातवां? रीति काव्य। और रीति काव्य को इन्होंने सन 1580 से 1692 माना है। कितना माना है? सन 1580 से 1692 माना है। तो इन्होंने रीति काल का नाम क्या दिया है? तो इन्होंने रीति काल का नाम रीति काव्य कहा है। क्या कहा है? रीति काल को इन्होंने रीति काव्य कहा है। ठीक है। 8वें नंबर में आपके आ जाएंगे तुलसी के परवर्ती कवि। कौन आ जाएंगे? तुलसी के परवर्ती कवि। 9वें में आपकी 18वीं शताब्दी। 10वें में आपकी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, जिसको इन्होंने 1800 से 1857 माना है। ठीक है, इसके बीच माना है कंपनी के शासन का। तो 1800 से 1857 ईस्वी के काल को इन्होंने कंपनी के शासन में हिंदुस्तान का काल माना है। फिर आपका 11वें नंबर में विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। किसके? विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और 12वें में इनका विविध आ जाता है। क्या आ जाता है? 12वें में विविध आ जाता है। इस प्रकार ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को 12 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 12 भागों में। इसमें आपका पहला चारण काल 700 से 1300, दूसरा 15वीं शताब्दी के धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी की प्रेम कविता। देखिए ग्रियर्सन ने जायसी की प्रेम कविता को लेकर के इन्होंने एक इसका काल ही बना दिया है। ठीक है, बल्कि हम भक्ति काल में जायसी को पढ़ते हैं, तुलसी को भी हम भक्ति में पढ़ते हैं। भाई जायसी जो है आपके वो प्रेम मार्गी कवि हो जाते हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति के प्रेम मार्गी धारा पे आते हैं। और तुलसीदास जो हमारे हैं वो सगुण भक्ति के राम भक्ति शाखा के कवि में आते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जायसी को एक अलग अपने काल का भाग बता दिया है और तुलसीदास को भी इन्होंने अलग काल में विभाजित कर दिया है। इनको एक काल में कर दिया है। ठीक है, तो जायसी की प्रेम कविता। चौथे में आपका ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, जिसका 1500 से 1600 ईस्वी। फिर मुगल दरबार। 6वें में आपका तुलसीदास। 7वें में आपका रीति काव्य हो जाएगा। तो आपका इसे आपका चारण काल हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका इससे क्वेश्चन बनता है कि ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो चारण काल दिया है। 7वें में आपका रीति काव्य हो जाएगा। तो इससे पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काल को क्या नाम दिया है? तो आपका रीति काव्य हो जाएगा। 8वें में तुलसी के परवर्ती कवि। 9वें में 18वीं शताब्दी। 10वें में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वें में विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और 12वें में आपका विविध हो जाएगा। ठीक है, 12वें में आपका क्या हो जाएगा? विविध हो जाएगा। अब इनके काल विभाजन से ही लेकर के कुछ चीज़ें आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं, वह जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को, किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 12 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 12 भागों में बांटा है, जिसमें से 11 युग हैं। तो अगर पूछा जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने युग में बांटा है? तो 11 युगों में बांटा है। कितने युग में बांटा है? 11 युगों में बांटा है। और अगर भाग पूछा जाए तो 12 भागों में बांटा है। ठीक है, क्योंकि इसमें 11 युग है और एक विविध है। तो विविध में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, वो एक कोई युग नहीं है। ठीक है, तो 11 युग और एक विविध में बांटा गया है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगला है कि विविध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या रखा? तो विविध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। किस पद्धति का प्रयोग किया है? कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। और ये जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का ये पहली पुस्तक है जिसमें सिर्फ हिंदी के ही कवि हैं। लेकिन इन्होंने किस में लिखा था? ये इनकी पुस्तक थी वो इंग्लिश में थी। किसमें थी? इंग्लिश में थी। किसमें थी? इंग्लिश में थी। ठीक है, अगला है हमारा काल विभाजन। मिश्र बंधु का विभाजन हो जाएगा। किसका है अगला? मिश्र बंधु का काल विभाजन। तो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन को बांटा है। पहला क्या हो जाएगा? आरंभिक काल। क्या है? आरंभिक काल।
तो इन्होंने वीरगाथा काल को क्या नाम दिया है, तो मिश्र बंधु ने वीरगाथा काल को आरंभिक काल नाम दिया है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्र बंधु ने वीरगाथा काल को क्या नाम दिया, आरंभिक काल कहा है। आरंभिक काल, ये वीरगाथा काल कब से कब तक मानते हैं आरंभिक काल को, 700 से 1444। कितना, 700 से 1444। और आरंभिक काल को इन्होंने दो भागों में बांटा, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल को इन्होंने विक्रय संवत 700 से 1343 और उत्तर आरंभिक काल को इन्होंने 1344 से 1444। तो 700 से 1343 और उत्तर आरंभिक काल 1343 से 1444 आपका हो जाएगा। दूसरा है आपका माध्यमिक काल। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, माध्यमिक काल हो जाएगा, जो आपका विक्रय संवत से 1445 से 1680 विक्रय माना जाता है। कितना माना जाता है, 1445 से 1680 विक्रय। इसमें आपका पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा उत्तर माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल में विक्रय संवत का 1445 से 1560 और उत्तर माध्यमिक काल में विक्रय संवत का 1561 से 1680 माना जाता है। तीसरा अलंकृत काल हो जाएगा। तीसरा कौन सा काल, अलंकृत काल हो जाएगा। तो इन्होंने रीत काल को क्या नाम दिया है, रीत काल को इन्होंने नाम अलंकृत काल कहा है। ठीक है, अलंकृत काल इनका है विक्रय संवत 1681 से 1889 हो जाएगा विक्रय। अलंकृत काल को दो भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल आपका हो जाएगा 1681 से 1790 और उत्तर अलंकृत काल है 1792 से 1889। फिर आपका हो जाएगा परिवर्तन काल। क्या हो जाएगा, परिवर्तन काल। परिवर्तन काल को इन्होंने विक्रय संवत 1890 से 1925 माना है। और वर्तमान काल को इन्होंने विक्रय संवत 1926 से अब तक माना है। अब देखिए, कुछ लोगों को कंफ्यूज रहते हैं विक्रय संवत और ईस्वी में। ठीक है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं, विक्रय संवत और ईस्वी में कंफ्यूज रहते हैं। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि हम याद करते हैं, किसमें याद करते हैं, हम याद करते हैं विक्रय संवत में और आ जाता है एग्जाम में पूछ लेता है ईस्वी में, या हमने याद किया ईस्वी में और एग्जाम में पूछ लेता है किसमें, विक्रय संवत में। तो इसको हम कैसे निकालें, तो देखिए ईस्वी जो होता है, क्या होता है, ईस्वी जो होता है वो छोटा होता है और विक्रय संवत क्या होता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, विक्रय संवत बड़ा होता है। इससे आप ये ऐसे आप ट्रिक बनाइए कि ईस्वी अकेले है, ई से ईस्वी, और विक्रय संवत दो लोग है, बी और संवत। तो ये दो लोग हो गए, ये अकेले वर्ड हो गया, ये दो वर्ड हो गया, पहला और दूसरा। तो जो दो वर्ड वाला हो गया विक्रय संवत, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो जो बड़ा होगा उसकी एज भी बड़ी होगी। क्या होगी, एज बड़ी होगी। तो विक्रय संवत जो है कितने साल बड़ा है, ईस्वी से विक्रय संवत जो होता है वो आपका 57 साल बड़ा है। कितने साल बड़ा है, 57 ईयर्स आपका बड़ा है। कितने साल बड़ा है, तो 57 ईयर्स आपका बड़ा है। तो जब भी आपके पास सन आए, क्या आए, सन आए, जैसे पूछ ले कि 1700 ईस्वी, एग्जाम्पल के लिए 1700 ईस्वी पूछ ले। अब इस 1700 ईस्वी को अगर हमको विक्रय संवत में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, विक्रय संवत में चेंज करना है, तो कितने विक्रय संवत हो जाएगा ये 1700 ईस्वी। तो 1700 ईस्वी में विक्रय संवत कितने साल बड़ा है, 57 साल बड़ा है। तो हमको क्या करना है, इसमें 57 जो है प्लस कर देना है। क्या कर देना है, 57 प्लस कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1757। तो ये 1757 क्या हो जाएगा, विक्रय संवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय संवत। अब इसी प्रकार अगर विक्रय संवत आ रहा है, कितना आ रहा है, 1857 मान लो, 1857 विक्रय संवत कोई दिया है। अब इसको हमको चेंज करना है, सन में चेंज करना है। तो सन जो होता है वो छोटा होता है, ईस्वी जो होता है वो छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 57 माइनस कर देंगे। तो जब हम इसमें 57 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 1800 आ जाएगा। तो ये 1800 क्या हो जाएगा, ईस्वी हो जाएगा। इस प्रकार हम ईस्वी और विक्रय संवत को एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको इस चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, आपके आशा करता हूं कि आपके समझ में ये आ गया होगा। अगला है हमारा कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया, तो आरंभिक काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है इन्होंने, आदिकाल को आरंभिक काल कहा है और रीति काल को इन्होंने अलंकृत काल नाम दिया है। क्या नाम दिया, अलंकृत काल दिया है।
ठीक है। तो आपको ये दोनों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। पूछा जाता है कि मिस्र बंधु ने, या ये पूछा जाता है कि आरंभिक काल, वीरगाथा काल को आरंभिक काल किसने कहा है, तो मिस्र बंधु, और रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो मिस्र बंधु। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला काल आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल, और सबसे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट आपका यही काल हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सेशन इसका पूछा जाता है और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। किसके लिए, आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में काल विभाजन किया। आदि काल को इन्होंने क्या कहा है, वीरगाथा काल, क्योंकि इन्होंने दोहरे नामकरण की पद्धति अपनाई थी, तो इन्होंने हर एक काल को 2 नाम दिए हैं। ठीक है, आदि काल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है। क्या कहा है, वीरगाथा काल। और विक्रय संवत इनका कितना है, तो 1050 से 1375 इन्होंने माना है। 1000 विक्रय संवत 1050 से 1375 तक इन्होंने आदि काल माना है। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा है। क्या कहा है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल। और भक्ति काल का इनका हो जाएगा 1375 से 1700 संवत तक हो जाएगा। कितना, 1375 से 1700 विक्रय संवत तक हो जाएगा। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतकाल नाम दिया है, और रीतकाल आपका 1700 से 1900 विक्रय संवत हो जाएगा। और आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा है, गद्य काल कहा है। क्या कहा है, गद्य काल। और गद्य काल जो है आपका विक्रय संवत 1900 से अद्यतन। ठीक है, अब इन्होंने गद्य काल को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3 भागों में इन्होंने गद्य काल को बांटा है, जिसमें इन्होंने प्रथम उत्थान नाम दिया, द्वितीय उत्थान नाम दिया और तृतीय उत्थान दिया। कितना दिया, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तो प्रथम उत्थान को इन्होंने 19 विक्रय संवत 1925 से 1950, द्वितीय उत्थान को इन्होंने 1950 से 1975, और तृतीय उत्थान को इन्होंने 1975 से अद्यतन तक इन्होंने माना है। ठीक है, अब आप आ जाएंगे आचार्य राम कुमार वर्मा के अनुसार। किसके अनुसार, आचार्य राम कुमार वर्मा के अनुसार। तो आचार्य राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन को कितने, 5 भागों में बांटा। कितने भागों में, 5 भागों में। और शुरुआत के ये आपके जो 2 काल हैं, ये आदि काल। तो इन्होंने आदि काल को 2 नाम दिए हैं, एक इन्होंने संधि काल कहा है, एक इन्होंने चारण काल कहा है। आदि काल को इन्होंने संधि काल और चारण काल नाम दिया है। ठीक है, तो संधि काल को इन्होंने कब से माना है, 750 से विक्रय संवत 750 से 1000 विक्रय संवत तक। चारण काल को इन्होंने 1000 से 1375 विक्रय संवत तक माना है। फिर भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल, ये तीनों कालों को इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सन के अनुसार ही इन्होंने माना है। जैसे इन्होंने भक्ति काल को 1375 से 1700 विक्रय संवत तक, रीति काल को इन्होंने विक्रय संवत 1700 से 1900 विक्रय संवत, और आधुनिक काल को इन्होंने विक्रय संवत 1900 अद्यतन तक माना है। ठीक है, आदि काल को राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया, संधि काल और चारण काल कहा है। क्या कहा है, संधि काल और चारण काल इन्होंने आदि काल को नाम दिया है। अब आपके आ जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 भागों में बांटा है। आदि काल को इन्होंने 1000 ईस्वी से, इन्होंने ईस्वी पे रखा है। ठीक है, सीधा सीधा इन्होंने 1000 माना है, 1000 से स्टार्टिंग किया है आदि काल की। तो आदि काल को इन्होंने 1000 से 1400 ईस्वी तक माना है। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने 1400 से 1700 कितना माना है, 1400 से 1700 ईस्वी माना है। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने 1700 से 1900 माना है, और आधुनिक काल को इन्होंने 1952 तक माना है। तो आदि काल को 1000 से 1400, पूर्व मध्यकाल को 1400 से 1700, फिर उत्तर मध्यकाल को 1700 से 1900, और आधुनिक काल को इन्होंने 1900 से 1952 ईस्वी तक माना है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1000 के बाद कितना समय हमको बढ़ाना है। तो आदि काल को इन्होंने 1000 से 1400 माना है, इसका मतलब 400 वर्ष तक का समय इन्होंने बढ़ाया आदि काल में। पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल पे इन्होंने कितना समय बढ़ाया, 300 साल इन्होंने बढ़ाया। ठीक है, 1400 से 1700 माना। ठीक है, तो आपका 3 साल ऐड हो गया, बढ़ गया। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने 2 साल बढ़ाया, तो 1700 से 1900, तो आपका कितने साल, 2 साल इन्होंने बढ़ाया। ठीक है, और आधुनिक काल पे इन्होंने 52 साल बढ़ाया, तो 4 साल, 3 साल, 2 साल और 52 साल। ऐसे भी आप याद करके रख सकते हैं, याद करके आप रख सकते हैं।
सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने आगे ऐड किया, तो इतना आप ऐड कर लेंगे आराम से आपका निकल आएगा। ठीक है, अगला आपका गणपति चंद्रगुप्त के बारे में है। किसके बारे में? गणपति चंद्रगुप्त आपके लास्ट हैं। तो गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। आरंभिक काल किसने कहा? तो आरंभिक काल आपको याद करके रखना कि मिश्र बंधु ने कहा है। प्रारंभिक काल आदिकाल को गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल सन 1184 ईस्वी से 1350 माना है। कितना माना है? 1350। मध्यकाल को इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने 1350 से 1857 ईस्वी तक माना है, जिसमें इन्होंने पूर्व मध्यकाल को 1350 से 1500 माना है और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने 1500 से 1857 माना है। और आधुनिक काल को फिर इन्होंने 1857 से 1965 ईस्वी तक माना है। कहाँ तक माना है? 1875 से 1965 तक माना है। तो ये रहे हमारा हिंदी साहित्य में काल विभाजन वाले कवि कि किस कवि ने किस प्रकार से काल विभाजन किया है। और आपके एग्जाम में जिनके काल विभाजन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हीं लेखकों को हमने इसमें कवर किया है। इसमें आपके सबसे इम्पोर्टेंट आपके हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आपको सभी नहीं याद करना है तो कम से कम आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को तो आपको याद करके ही रखना है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हरदम आपके काल विभाजन में क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं के अनुसार आपके माने भी जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस चैनल पर आप परिवार का हिस्सा बनिए। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है और पूरे यूट्यूब में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इससे इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। और लोग इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि डिजिटल का ज़माना आ गया है और डिजिटल बोर्ड पे चाहे कुछ भी कूड़ा करकट कुछ भी पढ़ा रहे हों, लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन लिख करके हम आपके लिए एक प्रॉपर नोट्स बना करके, क्योंकि जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं वो आपको कंटेंट आपको कम दे पाते हैं, लेकिन ये आपके लिए प्रोवाइड नोट्स है और ये नोट्स आपके पैड बैच की है, पैड बैच की नोट्स है और 2-3 पुस्तकों से क्वेश्चन उठाए गए या बनाए गए क्वेश्चन है। आपको कहीं नहीं भटकना है। आपके एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आपको ना विश्वास हो तो आप किसी चैप्टर को उठाइए और पढ़िए और पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आप ज़रूर लगाइए और लगाने के बाद अगर हमारी नोट से आपके क्वेश्चन ना बन रहे हों, क्वेश्चन आपके ना फंस रहे हो, तो आप हमारे चैनल का वीडियो मत देखिए। लेकिन अगर आप फंस रहे हों, क्वेश्चन आपको मिल रहे हों, तो हमारा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम।